student, welcome to C for Chemistry class. My name is Pankaj Singh and today's lecture is on preparation of haloalkane part 3. Now in this session we will study how the reaction take place with some named reactions like Finkelstein reaction, Schwarz reaction and Hunsaker reaction. So one by one we will study the each of the reactions. So सबसे पहले इसमें से है Finkelstein reaction. Finkelstein reaction और जो Schwarz reaction है they comes under the part halide exchange method. See, when there is a possibility of the like compound like alkyl fluoride and alkyl iodide, जहाँ पर alkyl iodide और alkyl fluoride को बनाने के लिए most of the time we have to face the problems. Like sometime then in the previous reaction, पहले की reactions में देखा कि जब alkyl halide बन रहा है, alkyl iodide बन रहा है, तो most of the time it is seen उसमें HI बनता था, तो फिर वो रिवर्सिबल रिएक्शन करती थी, तो मोस्टली हमको उसमें कुछ अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐड करने पड़ते थे लाइक HNO3 और HiO3. इसी तरीके से फ्लोरीन के रिएक्शन भी करवाना बहुत मुश्किल होता था, यानी अल्काइल फ्लोराइड को ऑब्टेन करना. तो हैलाइड एक्सचेंज मेथड है, एंड हैलाइड एक्सचेंज मेथड के अंदर दो पार्ट आएंगे, Finkelstein reaction and Schwarz reaction. So let's start the reaction. So before we begin, please subscribe the channel and press the like and press the bell icon also. So first is Finkelstein reaction, तो preparation of alkyl iodide. तो इसमें प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये स्पेशली अल्काइल आयोडाइड के लिए ही बनी है. एंड द साइंटिस्ट फिंकलस्टीन हैज गिवन द रिएक्शन. एंड व्हाट इज द मेन रिएक्शन हियर? क्या है इसमें मेन रिएक्शन में? कोई भी हम RX लेंगे यानी अल्काइल हैलाइड लेंगे अदर देन RI, यानी हम RCl ले सकते हैं, RF ले सकते हैं या RBr ले सकते हैं, क्योंकि हमें RI बनाना है यानी अल्काइल आयोडाइड बनाना है. लाइक अगर मैं यहाँ पर RX लेता हूँ तो वो सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. एसीटोन यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कीटोन को ही बोलते हैं. प्रोपेन 2-ओन ही यहाँ पर एसीटोन को कहते हैं. इट्स अ कॉमन नेम ऑफ प्रोपेन 2-ओन. तो हमारा प्रोडक्ट बना RI यानी अल्काइल आयोडाइड, और जो भी NaX बनेगा, X मतलब यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन, मोस्टली क्लोरीन और ब्रोमीन ही लिए जाते हैं, तो यहाँ पर NaX जो बनेगा वो एक PPT के फॉर्म में अलग हो जाएगा. सो रिएक्शन देख सकते हैं जैसे C2H5Cl यानी इथाइल क्लोराइड Na यानी सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो अल्काइल यानी इथाइल आयोडाइड बना रहा है विद NaCl एज अ PPT. सेम थिंग यहाँ पर CH3Br के साथ भी है. तो अगर हम मिथाइल ब्रोमाइड ले लें तो मिथाइल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएं, तो रिएक्शन के बाद यहाँ पर जो है CH3I और CH3I यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड बना और NaBr सेटल हो गया. अब ये रिएक्शन अगर हम देखें, क्या हम Na जो कि हमने सोडियम आयोडाइड लिया है, क्या अगर हम Na की जगह NaCl लिए तो क्या हैलाइड एक्सचेंज पॉसिबल है? क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू दिस कम्स अंडर द हैलाइड एक्सचेंज. इसमें हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है. आप देख सकते हो सोडियम क्लोरीन और आयोडीन एक दूसरे से रिप्लेस हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं. क्लोरीन आयोडीन की जगह जा रहा है, आयोडीन क्लोरीन की जगह जा रहा है, ब्रोमीन आयोडीन की जगह जा रहा है, आयोडीन इज टेकिंग द प्लेस ऑफ द ब्रोमीन. सो सब्स्टिट्यूशन देख रहा है, एक्सचेंजिंग चल रही है. और एक्सचेंजिंग क्या ये NaCl के साथ भी पॉसिबल है या फिर NaBr? अगर हम इन द इफ वी आर नॉट टेकिंग द NaI की जगह हम NaCl ले लें या NaI की जगह हम NaBr ले लें, क्या ये रिएक्शन होगी? तो नो, तो इसमें रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है. यानी ये रिएक्शन स्पेशली बनी ही किसके लिए है? अल्काइल आयोडाइड के लिए. यानी ओनली देयर इज वन ऑप्शन लेफ्ट दैट वी कैन टेक सोडियम आयोडाइड फॉर द हैलाइड एक्सचेंज इन द फिंकलस्टीन रिएक्शन. नाउ लेट्स सी ऐसा क्यों होता है. सी, इसमें द प्रॉपर्टी इज रिलेटेड विद द एसीटोन. जो हमने एक सॉल्वेंट लिया है एसीटोन, मोस्टली इसकी वजह से, और यही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल भी होता है कि सोडियम आयोडाइड को रिएक्ट करवाता है. असल में सोडियम एसीटोन जो है वो एक कोवलेंट कंपाउंड होता है. लाइक आई हैव रिटन हियर CH3CO डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3. तो यहाँ पर NaI जो है वो कम्प्लीटली कोवलेंट नेचर का होता है. और सोडियम क्लोराइड एंड NaBr अगर हम NaI की जगह ले, इन द प्लेस ऑफ द NaI अगर हम NaCl और NaBr ले, तो वो एक आयनिक कंपाउंड है. और आयनिक कंपाउंड का नेचर होता है कि लाइक सॉल्यूट डिजोल्व इन लाइक सॉल्वेट, यानी एक तरह के कंपाउंड अपने ही जैसे नेचर के कंपाउंड में ही डिजोल्व होते हैं. सॉल्ट है तो वो किसी इलेक्ट्रोलाइट में ही डिसोसिएट होगा या डिजोल्व होगा. और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कोई कोवलेंट करेक्टर का कंपाउंड है तो कोवलेंट करेक्टर जैसे सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा. ये नेचर होता है. अब यहाँ पर सोडियम आयोडाइड के साथ कोवलेंट करेक्टर कैसे आया? देखिए, हर कंपाउंड जो है वो आयनिक नहीं होता. माना कि यहाँ पर सोडियम मेटल है और आयोडीन एक नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ होगा डेफिनेटली, तब जाके कोवलेंट कंपाउंड बना होगा. यानी Na जो है वो 2,8 विद द Na पॉजिटिव एंड आयोडीन मस्ट बी I नेगेटिव. यानी सोडियम अगर Na पॉजिटिव है तो I नेगेटिव ये रहा होगा, ऐसा अज्यूम किया जा रहा है, लाइक इन द केस ऑफ NaCl एंड NaBr. तो ऐसी क्या प्रॉपर्टी है NaI में कि वो कोवलेंट करेक्टर आता है?
तो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो स्पेशल कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स में आयनिक कंपाउंड होने के बावजूद उसमें कुछ कोवलेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइक हमें पता है, अभी तक हमने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि HCl अगर हम ले लें तो ये कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन धीरे धीरे इसमें आयनिक प्रॉपर्टी आती है, हेटेरोलिटिक फिजन कह सकते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। मोस्टली जब टूटता है तो Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव बनता है। तो यहाँ ये देखा जाता है कि इसमें कोवलेंट से आयनिक है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें आयनिक से कोवलेंट करेक्टर आता है, या ये कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड में कुछ परसेंटेज हमारे उसमें कोवलेंट का रहता है। अब इसकी एग्जैक्ट जो है प्रॉपर्टी या कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला तो नहीं है कि कैसे हम इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करें कि हाउ मच व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कोवलेंट करेक्टर इन द आयोनिक कंपाउंड। किसी भी आयोनिक कंपाउंड में कितना परसेंटेज उसमें कोवलेंट करेक्टर है, किसी में 30 हो सकता है, किसी में 40 हो सकता है, किसी में 50 हो सकता है। तो लेकिन ये प्रॉपर्टी तो नहीं, लेकिन हाँ ये पहचान सकते हैं कि कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से कंडीशंस होंगी जब हम कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक करेक्टर को देख सकते हैं। और ये रूल जो है असाइन किया था फैजान ने। तो फैजान ने रूल दिया था और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट करेक्टर आ रहा है। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट भी। देखो होता क्या है, इसमें सोडियम और क्लोरीन ऑलमोस्ट एक जैसे ही लगभग सिमिलर साइज के हैं, या हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत एनायन बड़े होते हैं। एनायन बड़े होते हैं नेगेटिव चार्ज होने के कारण, कैटायन जो है छोटे साइज के होते हैं, लेकिन इनके साइज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अब यहाँ पर Br के केस में भी यही होता है। अब ऐसा क्या होता है सोडियम आयोडाइड के केस में कि वो कोवलेंट बन जाता है? तो पहले ये समझना है कि पहले हम देखते हैं कि NaI में क्या हुआ। सी आई का साइज बहुत बड़ा है, तो आई नेगेटिव का साइज तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्लाउड्स जो हैं एटॉमिक क्लाउड्स वो एक्सपेंड हो जाते हैं। और वहीं पर जब कैटायन इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, मेटल जनरली करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपने आप को स्टेबल करते हैं, तो स्टेबल करने के बाद उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो श्रिंक हो जाता है। अब श्रिंक होने के बाद ये बन गया है कैटायन विथ हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर हम देखें ये 2 है, ये 8 है और ये है हमारा सोडियम का शेल। अभी मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये हमारा 11 जो है प्रोटॉन होता है, 11 साल इलेक्ट्रॉन। तो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो इसका साइज जो एटॉमिक साइज अब इतना रह जाएगा, यानी इसके एटॉमिक साइज की लेंथ जो है 2,8 तक हो जाएगी। कैटायन का साइज छोटा हो गया। अब मान लीजिए इसमें पहले अब मान लीजिए इसमें जो कैटायन का साइज है वो इतना था, तो जो पॉजिटिव फील्ड थे यानी 11 प्रोटॉन की जो स्ट्रेंथ है पॉजिटिव फील्ड, वो ऐसे एक्सपेंड होगी कि थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, फैली हुई होगी। लेकिन अगर हम इसके एटॉमिक साइज को छोटा कर दें, जितना सर्कल छोटा कर देंगे, तो वो रीजन डेंसिटी पॉजिटिव फील्ड की जो है कंसंट्रेट होते जाएगी छोटे साइज के साथ। आई होप दिस इज गेटिंग यू। यानी अगर हम साइज छोटा कर देते हैं तो पॉजिटिव फील्ड की डेंसिटी पॉजिटिव फील्ड की डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन चले गया है, एटॉमिक साइज छोटा हो गया और पॉजिटिव फील्ड की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ गई। 11 प्रोटॉन तो पहले भी थे सोडियम के अंदर, लेकिन क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो एटॉमिक क्लाउड श्रिंक हो गया है। तो पहले अगर ये देख लीजिए, अगर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं यहाँ से अगर 5 लाइन भेज रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि 6 7 8 और भेज देते हैं, 11 बज देते हैं लगभग। तो आप देख सकते हैं कि जो लाइन्स हैं पॉजिटिव फील्ड की, मान लीजिए ये प्रोटॉन्स के निकलने वाला पॉजिटिव फील्ड है, तो वो सेंटर्ड की तरफ ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। ठीक है, बाहर की तरफ देखिए इतना गैप है, यानी एक्सपेंडेड है, फैला हुआ है, स्ट्रेंथ कम है, इंटेंसिटी कम हो गई। तो पॉजिटिव फील्ड की इंटेंसिटी जो है सोडियम की काफ़ी हाई रहती है। तो जिसके कारण जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आए, क्योंकि आई का साइज बहुत बड़ा भी है, 5s2 5p5 तक जाता है, 5th ऑर्बिटल तक जाता है। तो इतना बड़े साइज होने के कारण इसके नेगेटिव फील्ड को धीरे धीरे, इसके नेगेटिव क्लाउड को ये अपनी तरफ एक तरीके से शिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है। नॉट 100%, 100% नहीं होता, क्योंकि वहाँ उसका अपना प्रोटॉन भी है। वो अपने प्रोटॉन, जो आयोडीन के अपने प्रोटॉन है, वो भी कुछ हद तक अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करें। लेकिन अभी सोडियम का इलेक्ट्रो पॉजिटिव फील्ड थोड़ा हाई है, तो जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थोड़ा सा क्या डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट वर्ड वो यूज़ कर रहा हूँ, यानी एक रेगुलर शेप से थोड़ा इरेगुलर आ गया। रेड वाली लाइन मैंने दिखा रखी है। तो इस प्रॉपर्टी के कारण इसमें पोलराइजेशन हुआ। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ आयन, और जिसने किया उसको बोलते हैं पोलराइजेशन पावर। अब रिजल्ट क्या निकलता है कि वो जो नेगेटिव फील्ड है वो इस तरीके से पूरा शिफ्ट हो जाता है कि लगभग इनके दो एटम के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के लगभग बीच में आ जाता है। यानी जो नेगेटिव फील्ड है अलॉन्ग विद द एनायन, ये एनायन जो है इसका, एनायन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है आयोडीन के, वो शिफ्ट होकर के ऑलमोस्ट ऐसा अपियर होता है कि दे आर इन द मिडिल ऑफ द टू एटम या मिडिल ऑफ द टू आयन, कैटायन और एनायन। तो इस वजह से सो एज अ रिजल्ट ये प्रॉपर्टी से ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स के जो पेयर है नेगेटिव आयन और उसके इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है वो
एक मिडिल में आ गया। मिडिल में आने से ऐसा लगता है कि ये शेयरिंग हो रही है दो के बीच में, तो कुछ करेक्टर इस वजह से इसमें जो है कोवलेंट का आ गया। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि NaI में प्रॉपर्टी होती है कोवलेंट करेक्टर की। अब बात करते हैं कि अदर्स में क्यों नहीं होती है, क्योंकि अदर्स में जो एनायन है उनका साइज इतना बड़ा नहीं होता है कि वो लूजली अटैच्ड हो अपने प्रोटॉन से, यानी इनके प्रोटॉन जो है वो बहुत स्ट्रांगली अटैच कर रहे हैं अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को, कि अगर कोई डिस्टॉर्शन करना भी चाहे कोई कैटायन तो ये नहीं कर पाते इन छोटे साइज के एनायंस में। तो इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टी जो है वो ऑलमोस्ट 100%, जो ऑलमोस्ट, क्योंकि 100% में कुछ भी नहीं होता, ऑलमोस्ट इनका आयनिक करेक्टर ही रहता है थ्रू आउट, लेकिन इसमें जो है वो कोवलेंट करेक्टर आ जाता है इनमें आयनिक। तो अब इस वजह से ये जो NaI है ये एक कोवलेंट नेचर का है, और जो हमारा एसीटोन जो सॉल्वेंट है वो भी कोवलेंट नेचर का है। तो NaI ही डिसॉल्व हो सकता है एसीटोन में, लेकिन अगर हम NaCl और NaBr को डिसॉल्व करना चाहेंगे वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो दिस इज द रीजन कि अगर हम इंस्टेड ऑफ NaI, यानी जो हम सोडियम आयोडाइड ले रहे हैं, जो प्रॉपर्टी जो फिंकलस्टीन रिएक्शन की मेन थीम है, उसकी जगह हम NaCl और NaBr लेते हैं तो वो रिएक्शन सक्सेसफुल नहीं होगी। नाउ देयर इज अनदर रिएक्शन विच इज नोन एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन की जो मेन प्रॉपर्टी है, मेन खासियत है, वो ये है कि इससे अल्काइल फ्लोराइड बहुत आसानी से बन सकते हैं। सिर्फ फ्लोरिनेशन करना बहुत इजी नहीं होता, क्योंकि फ्लोरीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाईली एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं और उनको हैंडल करना, उनको प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम उनके कंपाउंड की हेल्प से अगर इस प्रॉपर्टी इसको दिखाएं, यानी सिल्वर फ्लोराइड या फिर मर्क्यूरस फ्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड, इनकी हेल्प से हम देखें तो आसानी से अल्काइल फ्लोराइड को बनाना ईजी होता है। ये भी हैलाइड एक्सचेंज का ही पार्ट है, क्योंकि हम कोई अल्काइल हैलाइड ही लेंगे अदर देन फ्लोरीन, Cl, Br या आयोडीन, तो यहाँ पर हम जो भी मॉलिक्यूल कंपाउंड लेंगे वो सिल्वर फ्लोराइड, मर्कुलस फ्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड, जिसमें रिप्लेसमेंट होगा, एक्सचेंज होगा, और हमारा मेजर प्रोडक्ट जो है वो अल्काइल फ्लोराइड बनेगा। लेट्स सी C2H5Cl प्लस AgF, तो यहाँ पर बन गया C2H5 यानी इथाइल फ्लोराइड। इसी तरीके से C2H5Br, ये सिल्वर फ्लोराइड AgF के साथ, तो C2H5 फ्लोराइड। इसी तरीके से C2H5 प्लस Hg2F2 यानी मर्कुलस फ्लोराइड के साथ भी हमारा C2H5 फ्लोराइड यानी अल्काइल फ्लोराइड यानी कि इथाइल फ्लोराइड रिजल्ट देगा। तो इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। सो दीज आर द रिएक्शन जिसमें हमने देखा कि हैलाइड एक्सचेंज से कैसे स्पेशली अल्काइल आयोडाइड और स्पेशली अल्काइल फ्लोराइड को बनाया जा सकता है। नाउ वी हैव अदर रिएक्शन नेम एज होन्स-डिकर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये रिएक्शन का अदर नेम भी है बोरोडीन होन्स-डिकर, और इससे मोस्टली स्पेशली जो है अल्काइल ब्रोमाइड बनाया जाता है। तो अल्काइल ब्रोमाइड स्पेशली कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले हमें इसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड चाहिए। यानी इसको ईजी करने के लिए मैं बताता हूँ, जैसे कि अगर हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लें, अब एसिड है तो अगर हम उसको किसी बेस से रिएक्ट करा लें तो एसिड और बेस जो है वो सॉल्ट और वाटर देता है। तो ये हमारा सॉल्ट है जिसका नाम है सिल्वर अल्केनोइड, RCOO नेगेटिव Ag पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव है, यानी O नेगेटिव और Ag पॉजिटिव के बीच में आयनिक इंट्रैक्शन है। तो अब हमारा जो ये सॉल्ट है इसको अगर हम ब्रोमिनेशन करें यानी ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएं तो एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलता है, अल्काइल ब्रोमाइड मिलता है। इस रिएक्शन की एक खास बात और है कि अगर कभी हमें कन्वर्जन्स में यूज़ होता है, कन्वर्जन प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल के टर्म्स में, CBSE के एग्जाम में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, मोस्टली इट इज आस्क्ड इन आल्सो द जेईई मेन आल्सो एंड द IIT आल्सो। तो वहाँ पर हमें एक फ़ायदा ये मिल सकता है कि अगर हमारे पास कार्बन की चेन ज़्यादा है और उसे हमें डिक्रीज करनी है बाय नंबर, तो ये रिएक्शन बहुत हेल्पफुल होती है। हाउ आई एम सेइंग दिस, देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर इथाइल यानी यहाँ पर सिल्वर इथेन प्रोपेनोइड ले रहा हूँ, ये है सिल्वर, जैसे सिल्वर अल्केनोइड है तो सिल्वर 3 कार्बन है, कार्बन C2H5 यानी सिल्वर प्रोपेनोइड, Br2 के साथ रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहाँ से H2O एलिमिनेट होकर के, सॉरी यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगा एंड सिल्वर ब्रोमाइड एलिमिनेट होगा और रिजल्ट मिलेगा C2H5। ये जो C2H5Br मिल रहा है और यहाँ जो कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है और यहाँ जो कार्बन है वो 2 कार्बन है, तो एज अ रिजल्ट आपको जो है चेन में डिक्रीज दिख रहा है, डिक्रीमेंट दिख रहा है बाय 1। तो ये बेनिफिट है आपके कन्वर्जन में, मोस्टली इसको यूज कर सकते हैं। So now the main reaction is alkyl alkanoid RCOOAg यानी सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड यहाँ पर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ जो है कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, इनको हम फैटी एसिड बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा 10th स्टैंडर्ड के रिएक्शन में सोडियम स्टीरिएट स्टेरिक एसिड C17H35COOH, ऐसे ओलिक एसिड, पाल्मिक एसिड, तो ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होती है जिनको हम फैटी एसिड्स बोलते हैं। तो सिल्वर सॉल्ट है क्योंकि सिल्वर और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जो आयनिक इंट्रैक्शन उससे सॉल्ट बना है उससे हम ब्रोमिनेशन करेंगे और हमें मिलेगा अल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा। नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म है। नाउ इन द मैकेनिज्म है, सबसे पहले तो क्या होता है कि जब ये Br2 इससे अप्रोच करता है तो यहाँ पर जो Ag पॉजिटिव कैटायन है सॉल्ट में,
वो पोलराइजेशन करता है। अभी अभी हमने पोलराइजेशन देखा, जैसे अगर Br और Br आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो धीरे धीरे अपने पॉजिटिव फील्ड के कारण सिल्वर इसके इलेक्ट्रॉन को यानी अपनी तरफ डिस्टॉर्ट करना स्टार्ट करता है। तो ये भी जब इसके इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करा तो ये सामने वाले ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करता है। यानी कुल मिलाकर के अगर Ag पॉजिटिव Br के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो Br जो है सामने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ हल्का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इस वजह से ये तो क्या है कि एक स्ट्रेन के कारण AgBr बन के किनारे हो जाते हैं एज अ रिजल्ट। और साइड में हमारे पास जो प्रोडक्ट बचता है, अब यहाँ पर CO नेगेटिव बचा है और पोलराइजेशन के कारण वहाँ पर Br पॉजिटिव आया था, तो Br पॉजिटिव और CO नेगेटिव आपस में अटैच होकर के यहाँ पर बना देते हैं C2H5COO-Br। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का फर्दर एक प्रोसेस होती है। असल में यहाँ पर जो ऑक्सीजन और ब्रोमीन है, तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉन्डिंग में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और यहाँ पर ब्रोमीन के पास भी 2 लोन पेयर हैं। इसके पास भी एटम्स में शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयरिंग विद द ऑक्सीजन। लेकिन इसके पास भी काफ़ी 3 इलेक्ट्रॉन के जो पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 ये है। तो इस तरीके से लोन पेयर की इंटेंसिटी इतनी हाई है नेक्स्ट टू नेक्स्ट एडजेसेंट में, जिसकी वजह से कंसिस्टेंटली यहाँ पर एक रिपल्शन होने लगता है, यानी एक स्ट्रेन रहता है। और इस स्ट्रेन की वजह से यहाँ पर थोड़ी ही देर में इसमें होमोलिसिस हो जाता है। होमोलिसिस मतलब कि इलेक्ट्रॉन का डिवीजन इक्वली हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाते हैं तो ये फ्री रेडिकल में जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ से इनका फ्री रेडिकल बन गए हैं। फ्री रेडिकल में C2H5 C डबल बॉन्ड O, अब O तो O के ऊपर इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन O का जो शेयर्ड था वो वापस उसी के पास आ गया, ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास आ गया, तो ये बन गया आपका फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर जो कार्बन और इस C2H5 का कार्बन और C डबल बॉन्ड O का कार्बन है, इनके बीच में होमोलिसिस स्टार्ट हो जाती है। इसको इजीली हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कार्बन और कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन काफ़ी अनस्टेबल है, तो यहाँ से बॉन्डिंग टूट जाती है। अब ये बॉन्डिंग में ऐसा है कि कार्बन और कार्बन के कंपैरिजन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग जो है ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक, तो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कार्बन क्या करता है, होमोलिसिस के थ्रू इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है और इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बना लेता है और ये बना देता है CO2। ये बना देता है CO2। तो पीछे छोड़ जाता है इथाइल फ्री रेडिकल। ये देखा आपने, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है डिवाइड हुए, ये इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो कार्बन को मिला, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग से ब्रेक होने के बाद वो तो इसने ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल के साथ जोड़ करके CO2 बना लिया। अब पीछे छोड़ दिया था मिथाइल इथाइल फ्री रेडिकल। ये इथाइल फ्री रेडिकल यहाँ पर जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है इसके साथ जुड़ करके अटैच होकर के एक स्टेबल इथाइल ब्रोमाइड बना देता है। So this is the reaction in which the mechanism take place with the help of the free radical mechanism। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर जो प्रोसेस होती है। सो आई होप द प्रिपरेशन इज क्लियर टू यू। सो दिस इज फॉर द टुडे। Now we will see that in the next video, in the next lecture, we will see how the preparation of the haloarenes take place. So till then, keep doing the study and thank you so much.